Hello students, I hope you all are fit and fine. Let's start today class. आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में. सो टुडे टॉपिक इज मैनेजमेंट कंट्रोल. और ये मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं कि हम जिस कंपनी में काम करेंगे या जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट किस तरह का रहेगा. ऑल ओवर प्रोजेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे. जैसे आपने सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये देखा कि सिविल वर्क में क्या क्या स्कोप होता है, क्या खतरे हैं, क्या रेमेडीज होती हैं, मैकेनिकल के अलग है, इलेक्ट्रिकल के अलग हैं. वैसे ही अभी मैनेजमेंट कंट्रोल भी ऑल ओवर प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है. सो मैनेजमेंट कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद या स्टार्ट होने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है मैनेजमेंट कंट्रोल. तो मैनेजमेंट में ऊपर से नीचे तक कौन कौन लोग काम करते हैं और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं HSE पॉलिसी सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, वो भी आज का डिस्कस हमारा रहेगा. सबसे पहले बात करें, जब भी कहीं कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल होता है या कहीं पे किसी भी प्लांट का, किसी रिफाइनरी का, किसी डैम का, रोड प्रोजेक्ट का, कहीं भी जब कुछ भी प्रिपेयर किया जाता है, प्रोजेक्ट की तैयारी की जाती है, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा उसमें जो होता है उसे कहते हैं क्लाइंट. क्या कहते हैं? द क्लाइंट. अब एक क्लाइंट कौन होता है? जैसे जामनगर में रिफाइनरी बनी रिलायंस की, तो वहाँ क्लाइंट कौन था? रिलायंस. पोर्ट कहीं पे बनाया जा रहा है या एयरपोर्ट कहीं पे बना रहा है, तो एयरपोर्ट जब कहीं पे बन रहा होता है तो उसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या है? क्लाइंट. अब कहीं पे रोड प्रोजेक्ट निकल रहा है, कोई हाईवे निकल रहा है, नेशनल हाईवे, तो वहाँ उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्लाइंट कौन बनेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI. तो इसी तरह से किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट का जब काम शुरू होता है तो उसको बनाने के लिए जो पैसा लगाता है, जो पूरी प्लानिंग, जो तैयारी करता है, उसका मालिक होता है, ऑनर होता है, उसी को हम क्लाइंट बोलते हैं हमारे ये कंस्ट्रक्शन के फील्ड के अंदर. क्लाइंट के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी आदान प्रदान कर लेते हैं. द क्लाइंट इज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कमीशनिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क. In the case of an individual or non-specialist organization, a client agent may be appointed to assume the duties and responsibility. Client खुद काम करा सकता है या क्लाइंट किसी को अपॉइंट कर सकता है. क्लाइंट इंडिविजुअल कोई एक इंसान हो सकता है, क्लाइंट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्लाइंट कोई एक कंपनी हो सकती है, क्लाइंट कोई एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकता है. Essentially, the client's prime duty, क्लाइंट की जो प्राइम ड्यूटी रहेगी, the prime duty at the outset is to appoint appropriate people to run the project. सबसे पहले वो ऐसे लोगों को अपॉइंट करे जो इस प्रोजेक्ट को चलाएं, जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे. द क्लाइंट और क्लाइंट्स एजेंट must appoint competent person, competent people to act as planning supervisor and as a principal contractor. No project can be complete until this has been done. कोई भी प्रोजेक्ट तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक क्लाइंट नहीं होगा, और क्लाइंट जब तक प्लानिंग सुपरवाइजर को, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर को या डिजाइनर को, इन सभी को अपॉइंट नहीं कर देगा, तब तक कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता इनके बिना. सो द क्लाइंट मस्ट इंश्योर सो फार एज रिस्पॉन्सिबली practicable that the construction phase of any project does not start unless an initial health and safety plan has been prepared. This is the responsibility to the planning supervisor. क्लाइंट का सबसे पहला काम है कि कोई भी प्रोजेक्ट को तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक उसका इनिशियल हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान प्रिपेयर नहीं होगा. यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब बनाना है, उनके दिमाग में जब सोच आई, तो वही टाइम में उस प्रोजेक्ट को सेफ्टी के साथ कंप्लीट करने का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए. उसके बिना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. टू असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्लान,
The client must take reasonable step to identify any health and safety hazard contained on the land or building and pass this information to the planning supervisor or other principal contractors. तो क्लाइंट के बारे में मोटा मोटा आप लोग समझ गए हैं। क्लाइंट मालिक होता है, प्लांट बनाने के लिए पूरा पैसा उसी को होता है, तो उसकी ये ही जिम्मेदारी बनती है कि प्लांट को आगे इसको चालू करने के लिए, इसको रन करने के लिए, आगे इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसे डिजाइनर चाहिए, उसे प्लानिंग सुपरवाइजर चाहिए, उसको प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए, तभी काम पूरा होगा। और ये सभी अपॉइंट करने के साथ साथ उसे हेल्थ एंड सेफ्टी का जो प्लान होगा वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लाइंट के बाद सेकंड नंबर पे जो आगे मैनेजमेंट में सेकंड स्टेप पे आता है वो होता है द डिजाइनर। द डिजाइनर जो प्लांट का लेआउट डिजाइन करता है, जो प्लांट की ड्राइंग बनाता है। प्लांट का पूरा लेआउट बनाने वाले को ही डिजाइनर कहते हैं, और यही बताता है, यही ड्राइंग बनाता है कि इस प्लांट में कहाँ पे, कितने एरिया में, किस जगह पे किस चीज़ की बिल्डिंग बनने वाली है, कहाँ पे रोड आएगा, कहाँ पे वर्कशॉप बनेंगे, कहाँ गेट होगा, कहाँ रिजर्वायर बनेंगे, कहाँ इरिगेशन का काम होगा, कहाँ पे रेस्टरूम बनेंगे, कहाँ फायर स्टेशन बनेगा, बाकी सारी चीज़ें, मतलब प्लांट जिस चीज़ का बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाना, पूरा लेआउट बनाना डिज़ाइनर का काम होता है, और क्लाइंट द्वारा ही डिज़ाइनर को अपॉइंट किया जाता है। तो डिज़ाइनर के बारे में थोड़ा सा दो शब्द जान लेते हैं। डिज़ाइनर कौन होता है ये तो आप सभी जानते ही हैं, और जो नहीं जानते उनको मैं बता चुका हूँ। तो डिज़ाइनर का यहाँ पे हेल्थ सेफ्टी के वे में क्या काम है? तो डिज़ाइनर जब डिज़ाइन बना रहा होता है, जब ड्राइंग बना रहा होता है, तो उसका ही ये काम होता है कि डेमोलिशन का काम हो रहा है, या तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या वहाँ पे रिनोवेट करने का काम हो रहा है, या वहाँ कोई शटडाउन प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। तो डिज़ाइनर का काम तो है ही सबसे पहले प्रोजेक्ट में, क्लाइंट के बाद डिज़ाइनर ही सबसे बड़ी एक हस्ती रहता है वहाँ पे। तो उसकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो प्रैक्टिकल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कि जब वो किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहा है, किसी बिल्डिंग का, तो उसका डिज़ाइन करते टाइम में सेफ्टी उसके माइंड में हमेशा कॉन्सेप्ट जो होता है बना रहना चाहिए। किसी भी स्टेप पे, प्रोजेक्ट का कोई भी स्टेप कंप्लीट होना हो वो सेफ्टी के साथ होना चाहिए। तो वो डिज़ाइन ऐसे करे कि उसका कंस्ट्रक्शन करते टाइम किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो और बहुत बड़ा कोई डिजास्टर ना बने। सो द डिजाइनर मस्ट इंश्योर सो फार एज इज रिस्पॉन्सिबल दैट ऑल स्ट्रक्चर वर डिजाइन टू अवॉइड any type of accident or potential hazards. Where it is not possible to minimize risk to health and safety while they are built, maintained, demolished, can be stopped the work. In this respect, the design cover a wide range of aspects including the type of material used and the procedure to maintain the building. किस तरीके का बिल्डिंग मटेरियल यूज होगा वो भी सेफ्टी के नज़रिए से वे से उसको देखा जाएगा कि किस ग्रेड की सीमेंट, किस ग्रेड का वहाँ पे रेंफोर्समेंट या दूसरा कोई भी मटेरियल जो यूज़ हो रहा है, स्टील यूज़ हो रहा है, वो किस कैटेगरी का या किस क्वालिटी का रहेगा, जिसकी वजह से हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन वहाँ पे रखा जा सके, किसी प्रकार का एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो। और जहाँ पे डिजाइन जब बना रहे हैं वो, तो जहाँ पे वेयर रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड, adequate information had to be provided on them to the planning supervisor or principal contractors. The designer should give priority to solutions that protect all people at work. डिजाइनर की ये सबसे पहली प्रायर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे काम करने वालों को पूर्णतः सुरक्षित वातावरण मिले काम करने के लिए। अब आते हैं आगे, इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन रहता है? क्लाइंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है जिसे, वो होता है डिजाइनर के बाद द प्लानिंग सुपरवाइजर। इसे कंसल्टेंट भी बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट बोल सकते हैं। ये भी एज ए क्लाइंट की तरह ही होता है कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों के लिए। प्लानिंग सुपरवाइजर या प्लानिंग कंपनी जो वहाँ पे रहेगी उसका क्या काम रहेगा? द प्लानिंग सुपरवाइजर हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेटिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स एट द डिजाइन एंड प्लानिंग फेज।
जब प्लानिंग हो रही होगी और जब उसका डिजाइन बन रहा होगा, ड्राइंग बन रही होगी, तो दोनों में कोऑर्डिनेट करेगा वो प्लानिंग सुपरवाइजर, क्योंकि शुरू से आखिर तक का काम पूरा उसे करवा के ही वापस क्लाइंट को हैंडओवर करना है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से काम कर रहेंगे, कितना काम करेंगे, कितने टाइम में कितना कंस्ट्रक्शन का जो कौन सा फेज कंप्लीट कराना है, ये प्लानिंग सुपरवाइजर का काम होता है। तो सेफ्टी को भी देखना प्लानिंग के टाइम में और डिजाइन के टाइम में भी कोऑर्डिनेट करता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के जो भी एस्पेक्ट्स रहते हैं उनमें ये डिजाइनर और क्लाइंट दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, दोनों को हेल्प करता है। दिस इंक्लूड्स इंश्योरिंग एज फार एज रिस्पॉन्सिबली प्रैक्टिकेबल दैट द डिजाइनर प्रिपेयर हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान। जो डिजाइनर है वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान भी प्रिपेयर करे, ये इंश्योर करना प्लानिंग सुपरवाइजर का काम है। इन एडिशन द प्लानिंग सुपरवाइजर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी फाइल प्रिपेयर एंड हैंड ओवर द क्लाइंट व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। प्लानिंग सुपरवाइजर की ही ये जिम्मेदारी होती है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जितनी भी फाइलें बनेंगी, एक्सीडेंट रिपोर्ट की होगी, और जॉब सेफ्टी एनालिसिस की होगी, वो रिस्क असेसमेंट की होंगी, वो सेफ्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होंगी, टोटल ऑल ओवर जितनी भी फाइल्स होंगी, जितना भी काम होगा सेफ्टी से रिलेटेड, वो प्रोजेक्ट खत्म होने पर लास्ट तक टाइम टू टाइम क्लाइंट को सबमिट करने का भी काम जो है वो प्लानिंग सुपरवाइजर का ही, प्लानिंग कंपनी का या जो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट होता है उसी का होता है। उसके बाद आगे काम आता है द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर। द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर यानी कि रिलायंस ने, अडानी ने, महिंद्रा ने या किसी भी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हमें एक प्लांट तैयार करना है, एक रिफाइनरी बनानी है, एक पावर प्लांट तैयार करना है, तो उन्होंने डिजाइन करने के लिए डिजाइनर को दे दिया। अब साथ में प्लानिंग सुपरवाइजर को भी अपॉइंट किया गया, तो साथ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इन प्लानिंग सुपरवाइजर, डिजाइनर, क्लाइंट ने मिल के ना टेंडर निकाला। कंप्लीट सब तैयार होने के बाद टेंडर निकाला कि भाई इतने करोड़ में ये काम पूरा हमें करना है, तो टेंडर निकालो, कौन कंपनी करके देगी। तो सबसे बड़ी एक कोई कंपनी आएगी निकल के, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर, वो पूरे के पूरे प्लांट का, ऑलमोस्ट प्लांट की एक्टिविटीज़ के लिए टेंडर डालते हैं, और जिसको मिल जाता है फिर अब वो अकेला तो सारा काम कर नहीं सकता है, फिर वो आगे जाके और सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां अपॉइंट करते हैं और वो प्रोजेक्ट को फिर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हम अभी आदान प्रदान करेंगे हमारे विचार। द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर इज इन चार्ज ऑफ द साइट। साइट का जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फेस है, उस साइट का इंचार्ज जो है वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर ही होता है, क्योंकि पूरा का पूरा ठेका उसी ने लिया हुआ है काम करने का, तो इंचार्ज भी वही है। Once appointed, the principal contractor is responsible for developing and completing the initial health and safety plan for the construction phase, and once work has started, should help the planning supervisor collect information for the health safety file. ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर का काम है। एक बार इसको अपॉइंट कर दिया गया, ये इंचार्ज है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनिशियली हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान को प्रिपेयर करें, डेवलप करें, और उसको फॉलो करने के लिए आगे जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंपनियां हैं, उनको फोर्स करें या उनको प्रोत्साहित करें कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, तभी काम पूरा हो पाएगा। और प्लानिंग सुपरवाइजर के साथ में मिलके, सुपरवाइजर के साथ मिलके उनका काम रहता है कि सेफ्टी की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट हैं सभी कंपनियों की, या जितने भी कंस्ट्रक्शन फेज अलग अलग उनके चल रहे हैं, उन सभी में क्या चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी में कहाँ पे क्या डेवलपिंग करने की, कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कुछ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सब सही चल रहा है, इसका आपस में उनकी फाइल एक्सचेंज होती रहती हैं। वो वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, बाई मेल, बाई रिपोर्ट्स, बाई transfer file. So to this end, the principal contractor may set site rules and give direction to other contractors. The principal contractor should review contractors' risk assessment and other safety method statements. ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो है, यही अपने अंडर काम करने वाली जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके यहाँ पे डायरेक्शन देंगे कि किस तरीके से आप लोगों को सेफ्टी के साथ काम करना है, और वो रिस्क असेसमेंट उनका किस तरीके का है, और उनके जो मेथड स्टेटमेंट हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस वगैरह वो जो बना रहे हैं, ऑडिट वहाँ पे जो हो रही हैं, वो मॉनिटरिंग करना प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। चेक देयर एडिक्वेट एंड एग्री and coordinate arrangements
for activities which present risk to several contractors or where one contractor is at risk फ्रॉम अदर्स। मान लीजिए कि एक साथ प्लांट के अंदर 5 से 6 कंपनियां काम कर रही हैं, तो किसी एक कंपनी के काम की वजह से, यानी कि एक कंपनी का, चलो हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक कंपनी का जो काम है ना वो हाइट वर्क चल रहा है, वो 150-200 फीट ऊंचाई का उनका काम रहता है, तो दूसरी जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसका काम वहाँ पे इरिगेशन या रोड प्रोजेक्ट का है कि वो उसकी जो रोड बनने हैं उसके वो रोड बना रहे हैं। तो ये ज़मीन पे नीचे काम कर रहे हैं, वो ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक कंपनी की वजह से दूसरी कंपनी को रिस्क है या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये देखना भी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर का ही काम है कि किस तरीके से दोनों का काम मैनेज किया जाए कि एक की वजह से दूसरे को कोई रिस्क ना हो, दूसरे को किसी प्रकार के हैजार्ड्स जो हैं वो एसोसिएट ना हो, वो बाहर ना आए। अब इसके बाद हमने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर की बात कर ली, तो इसके बाद नीचे आता है अदर कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सो अदर कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंटेड मस्ट provide information for the health and safety plan in the form of risk assessment and control measures for the aspects of the work for which they have been appointed। अब सब कॉन्ट्रैक्टर्स का काम ये होता है कि वो जिस काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जो कंस्ट्रक्शन फेज का काम उनको दिया गया है, वहाँ पे क्या क्या उनके रिस्क असेसमेंट या कंट्रोल मेजर्स हैं, क्या क्या उनके हेल्थ सेफ्टी के एस्पेक्ट्स हैं, वो सभी की इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को देना, ये उनका काम है और उनको कंट्रोल करना है रिस्क जितने भी उनके अंडर आ रहे हैं। They must then comply with the health and safety plan and the directions of the principal contractor। उनको काम करना है हेल्थ सेफ्टी के एस्पेक्ट्स के साथ में, और प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर ने जो रूल रेगुलेशंस दी हैं उनको फॉलो करना उनका काम है। They must also provide information for the health and safety file and tell the principal contractor about any injury or incident। अगर उनकी साइट पे, सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की साइट पे किसी तरीके का इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर तक करना जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर फिर आगे क्लाइंट और प्लानिंग सुपरवाइजर तक वही रिपोर्ट पहुंचाता है। तो ये आपको मोटा मोटा थोड़ा सा बेसिक मैंने मैनेजमेंट कंट्रोल बताया है कि मैनेजमेंट के किस लेवल पर किसका कितना कंट्रोल होता है और उन सभी का हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी फिर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मिलते हैं हाउसकीपिंग चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप स्टडी।